हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 22 है। पार्ट 21 तक हम 420 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 21 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 22 में हम 421 से लेकर के 440 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 421। एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है। नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन ज्ञात करें। अभी तक देखिए हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चंस में हमको एक पाइप दिया हुआ होता था और उस पाइप की मदद से हम एक टंकी भरते थे। अब इस क्वेश्चन में हमें पाइप की जगह नदी दी हुई है और टंकी की जगह हमें समुद्र दिया हुआ है। अब देखिए जब हमारे पास पाइप होता था और हमें पाइप से निकलने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करनी होती थी तो हमारी पानी की मात्रा दो बातों पर डिपेंड करती थी। पहला पाइप के सिरे के क्षेत्रफल पर और दूसरा पानी की चाल पर। अब यहाँ पर भी देखिए हमको नदी की चाल तो दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यहाँ पर नदी का सिरा देखना है कि नदी के सिरे का क्षेत्रफल कितना है। देखिए अगर हम पाइप की बात करें तो पाइप के सिरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पाइप की त्रिज्या पता होनी चाहिए थी। पाइप की लंबाई कितनी है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता था। सेम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारी नदी की लंबाई कितनी है हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। हमें यहाँ पर केवल नदी की चौड़ाई और नदी की गहराई लेनी है। यहाँ पर देखिए आप नदी को एक आयताकार पाइप मान सकते हैं जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है और गहराई है 3 मीटर। यहाँ पर आप इसको गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए एक ही बात है। अब देखिए अगर नदी एक आयताकार पाइप की तरह है और अगर हमें इस आयताकार पाइप के सिरे का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर इस आयताकार पाइप के सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई गुणा गहराई। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 40 × 3 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सिरे का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम निकालते हैं पानी की मात्रा। पानी की मात्रा निकालने के लिए हम सिरे के क्षेत्रफल को पानी की चाल से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी की मात्रा आ जाएगी 40 × 3 × 2। अब देखिए ये जो यहाँ पर 2 है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। हम यहाँ पर क्या करते हैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे सारे ऑप्शंस भी मीटर में है और ऊपर हमने जो सिरे का क्षेत्रफल निकाला है उसकी चौड़ाई 40 मीटर है और गहराई है 3 मीटर, तो वो भी दोनों हमारे मीटर में है। तो यहाँ पर हम 2 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर पानी की मात्रा आ जाएगी 40 × 3 × 2 × 1000 घन मीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो पानी की मात्रा आई है ये 1 घंटे में आई है। हमसे पूछा है 1 मिनट में गिरे पानी का आयतन। तो 1 मिनट में पानी का आयतन निकालने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट में नदी द्वारा समुद्र में गिरे पानी का आयतन आ जाएगा 40 × 3 × 2 × 1000 डिवाइड बाई 60। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 घन मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 422। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है। कितने समय में बेलनाकार टैंक पूरा भर जाएगा। यहाँ पर देखिए समय निकालने के लिए हम बेलनाकार टैंक के आयतन को पानी की मात्रा से डिवाइड करेंगे। पानी की मात्रा हमारी दो बातों पर डिपेंड करती है, पाइप के सिरे का क्षेत्रफल और पानी की चाल। यहाँ पर देखिए हमको पानी की चाल तो दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ पर पाइप के सिरे का क्षेत्रफल निकालना है। अभी तक देखिए हम इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर सीधे ही पानी की मात्रा निकालेंगे। हमें पता है पानी की मात्रा होती है पाइप के सिरे का क्षेत्रफल गुणा पानी की चाल। पाइप के सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा पाइप बेलनाकार है और बेलन का जो सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर जो पाइप का सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा वो πr² के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो पाइप के सिरे का व्यास दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब जब हम पाइप के सिरे का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है।
त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी बेलनाकार पाइप की त्रिज्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आएगी हमारी सेंटीमीटर में। आगे अगर हम अपने बेलनाकार टैंक का व्यास और गहराई देखेंगे तो वो हमको दे रखी है 10 मीटर और 2 मीटर। ये दोनों हमारी मीटर में है। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास त्रिज्या आई है 10 सेंटीमीटर। 10 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 1/10। तो देखिए पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी पाइप के सिरे का क्षेत्रफल। पाइप के सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आई है 1/10। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई गुणा 1/10 गुणा 1/10। इसकी गुणा करेंगे हम पानी की चाल से। पानी की चाल हमको दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये यहाँ पर किलोमीटर में है, इस किलोमीटर को भी हम मीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 1000 घन मीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए डिवाइड में जो 10 गुणा 10 है, इसके दो जीरो से 1000 के दो जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पर 1000 की जगह रह जाएगा 10। 10 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो यहाँ पर पानी की मात्रा आ जाएगी 30 पाई। अब हम निकालते हैं समय। समय बराबर हो जाएगा बेलनाकार टैंक का आयतन डिवाइड बाई पानी की मात्रा। बेलनाकार टैंक का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए हमको बेलन का व्यास दिया हुआ है 10 मीटर। अगर व्यास 10 मीटर है तो त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बेलनाकार टैंक का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 गुणा 5 और ऊंचाई की जगह आ जाएगा 2 मीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे पानी की मात्रा से। पानी की मात्रा आई है 30 पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 पाई। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/3 घंटे। अब देखिए हमारे पास जो समय आ रहा है वो घंटे और मिनट में है। तो यहाँ पर हम इसको घंटे और मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 = 2/3 घंटे। अब ये जो 1 = 2/3 आएगा, इसमें से हम 1 को अलग कर लेते हैं और 2/3 को अलग कर लेते हैं। एक तो हमारे पास पूरा पूरा आ रहा है तो इसलिए हम 1 को अलग करते हैं और 2/3 को अलग करते हैं। अब देखिए जो 2/3 घंटे है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब हम 60 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं 2/3 गुणा 60। 3 से 60 कट जाएगा 20 बार। और 20 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 40 मिनट। तो यहाँ पर हमारा समय आ जाएगा 1 घंटे 40 मिनट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 423। किसी 5 मिलीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से पानी बहता है। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार पर स्थित 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पानी से भरने का समय ज्ञात करें। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बेलन की जगह शंकु दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम समय निकालने के लिए शंकु के आयतन को पानी की मात्रा से डिवाइड कर देंगे। पानी की मात्रा निकालने के लिए हम सिरे के क्षेत्रफल को पानी की चाल से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है एक बेलनाकार पाइप। बेलन का जो सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पाइप के सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्या की जगह व्यास दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। अगर व्यास 5 मिलीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। अब देखिए जो मिलीमीटर है हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें आगे जो शंकु दिया हुआ है उस शंकु का व्यास दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अगर व्यास 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर आ जाएगी और ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है। तो इसलिए हम बेलनाकार पाइप की त्रिज्या को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेलनाकार पाइप की त्रिज्या आई है 5/2 मिलीमीटर। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेलनाकार पाइप की त्रिज्या आ जाएगी 5/2 गुणा 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं पाइप के सिरे का क्षेत्रफल। पाइप के सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे। आर की वैल्यू आई है 5/2 गुणा 10। तो यहाँ पर दो जगह आ जाएगा 5/2 गुणा 10। इसकी हम गुणा करेंगे पानी की चाल से। पानी की चाल हमको दे रखी है 10 मीटर प्रति मिनट। अब देखिए ये यहाँ पर मीटर में आ रही है। मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर पानी की चाल आ जाएगी 10 गुणा 100 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पानी की मात्रा आ जाएगी 125 पाई/2 घन सेंटीमीटर प्रति मिनट।
अब हम निकालते हैं समय। समय निकालने के लिए हमें शंकु के आयतन को पानी की मात्रा से डिवाइड करना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम 1/3 पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 15 × 15। यहाँ पर हमको व्यास दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 का आधा हो जाएगी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 × 15। और इसकी गुणा कर देंगे हम ऊंचाई से। ऊंचाई हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे पानी की मात्रा से। पानी की मात्रा आई है 125 पाई/2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा 144/5 मिनट। अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शंस मिनट और सेकंड में हैं, तो यहाँ पर हम 144/5 मिनट को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम 144 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 28 सही 4/5 मिनट। अब देखिए 28 तो पूरा पूरा आ रहा है, इसलिए हम इसको अलग कर लेंगे। 4/5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 4/5 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो 5 से 60 कट जाएगा 12 बार, और 12 की 4 से गुणा हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएंगे 48 सेकंड। तो 28 सही 4/5 को हम लिख लेंगे 28 मिनट 48 सेकंड। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 424। किसी शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या 12 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का मूल्य ज्ञात करें, जबकि प्रति मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य 120 रुपये है। यहाँ पर देखिए हमें टेंट को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टेंट को बनाने में कपड़ा कितना लग रहा है। मैंने आपसे बताया है कि टेंट बनाने में उतना ही कपड़ा लगता है जितना आकृति का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर हमें टेंट लगाना है शंकु आकार में, तो यहाँ पर हमारी आकृति शंकु है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। अब यहाँ पर देखिए हमको त्रिज्या तो दी हुई है 12 मीटर, लेकिन यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई दी हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर होती है √r² + h²। आर हमको दिया हुआ है 12, 12 का वर्ग आ जाएगा 144। एच हमको दिया हुआ है 9, 9 का वर्ग आ जाएगा 81। 144 और 81 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। 225 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 15 मीटर। अब हम निकालते हैं टेंट बनाने के लिए प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए टेंट बनाने में उतना ही कपड़ा लगेगा जितना शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है πr/l। यहाँ पर देखिए हमें पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है टेक पाई बराबर 3.14। तो यहाँ पर हम पाई की जगह रखेंगे 3.14। आर की वैल्यू है 12 और एल की वैल्यू आई है 15। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा 565.2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य है 120 रुपये। हमारे पास आया है कपड़ा 565.2। तो यहाँ पर हम खर्च निकालने के लिए 565.2 की गुणा कर देंगे 120 से। तो यहाँ पर देखिए खर्च बराबर हो जाएगा 565.2 गुणा 120। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास खर्च आ जाएगा 67,824 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 425। वर्गाकार आधार की एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर और मोटाई 1 मिलीमीटर है। प्लेट का वजन 4725 ग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम है तो x का मान क्या है। यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में हमसे कहा हुआ है कि यदि 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम है। यहाँ पर देखिए जो 1 घन सेंटीमीटर है ये हमको आयतन दिया हुआ है, क्योंकि घन सेंटीमीटर जो मात्रक होता है वो आयतन का होता है। तो यहाँ पर ये जो 1 घन सेंटीमीटर है ये आयतन है। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम है। अगर हम इस लाइन को पलट करके बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि 8.4 ग्राम वजन है 1 घन सेंटीमीटर आयतन में। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेंगे 8.4 ग्राम का आयतन आ जाएगा 1 घन सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से निकालेंगे 1 ग्राम का आयतन। तो यहाँ पर हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 8.4 से। तो यहाँ पर देखिए 1 ग्राम का आयतन आ जाएगा 1/8.4 घन सेंटीमीटर। अब हमसे दूसरी लाइन के आखिरी में कहा हुआ है कि प्लेट का वजन 4725 ग्राम है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे 4725 ग्राम का आयतन। तो यहाँ पर हम दोनों साइड 4725 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4725 ग्राम का आयतन आ जाएगा 1/8.4 गुणा 4725।
यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयतन निकल करके आ जाएगा 562.5 घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें ये जो प्लेट दी हुई है इसका आधार वर्गाकार है और हमें प्लेट की लंबाई दे रखी है x सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर लंबाई x सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी x सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आधार वर्गाकार है तो जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई हो जाएगी। इसके अलावा हमें प्लेट की मोटाई दे रखी है 1 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर अगर मोटाई भी x सेंटीमीटर के बराबर होती तो यहाँ पर हमारी ये जो प्लेट है ये घन के आकार की हो जाती। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई तो दोनों सेम हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई या मोटाई अलग हो रही है, तो यहाँ पर हमारी जो प्लेट है ये घनाभ के आकार की हो जाएगी। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हम घनाभ का आयतन निकालेंगे और उसको 562.5 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी x सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा x। इसकी गुणा करेंगे ऊंचाई से, ऊंचाई की जगह यहाँ पर मोटाई है, मोटाई हमको दे रखी है 1 मिलीमीटर। अब देखिए इस मिलीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी पहले ही लंबाई और चौड़ाई दोनों सेंटीमीटर में है और हमने जो आयतन निकाला है वो भी हमारा घन सेंटीमीटर में है। तो हम यहाँ पर 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह आ जाएगा 1/10। ये बराबर हो जाएगा 562.5 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में x का ही मान पूछा था और x की वैल्यू आ चुकी है 75, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 426। 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। जमीन को समतल करने में रोलर को पूरे 500 चक्कर लगते हैं। 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर जमीन को समतल करने की लागत क्या होगी? यहाँ पर देखिए रोलर के बारे में हमें तीन चीजें दी हुई हैं। पहला रोलर की लंबाई, दूसरा रोलर का व्यास और तीसरा रोलर के चक्कर। यहाँ पर इन तीनों बातों का क्या मतलब है हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप इन तीनों बातों को समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी देखिए आप रोलर का नाम सुनते होंगे तो आपके माइंड में रोड रोलर जरूर आता होगा। अब रोड रोलर जो होता है वो हमारा इस तरह का होता है या इस तरह का होता है। अब देखिए जब भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन में रोलर का जिक्र होगा तो आपको इन दोनों में से किसी भी तरह का रोड रोलर नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें रोलर की मदद से जमीन को समतल करना है। अब मान लीजिए हमसे अगले क्वेश्चन में कहे कि हमें रोलर की मदद से दीवार पर पेंट करना है। अब अगर आपने रोलर को रोड रोलर सोच लिया है तो आप रोड रोलर से दीवार पर पेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें एक ऐसा रोलर लेना होता है जिससे हम दीवार पर पेंट भी कर सके और जिससे हम जमीन भी समतल कर सके। तो देखिए हम एक इस तरह का रोलर लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर एक रोलर है। अब मान लीजिए हमसे कहता है कि हमें दीवार पर पेंट करना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इस रोलर को पेंट वाले ब्रश में फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये वाला रोलर लेना है, रोड रोलर को नहीं लेना है। ये तो बात हुई रोलर की। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें रोलर की लंबाई और रोलर का व्यास क्यों दिया हुआ है। देखिए हमें यहाँ पर रोलर का व्यास दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि सारे फॉर्मूले में त्रिज्या यूज होती है, तो हमें यहाँ पर त्रिज्या लेनी है। तो हमें व्यास इसलिए दिया हुआ है ताकि हम त्रिज्या निकाल सकें, और त्रिज्या की जरूरत हमें क्यों पड़ती है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक हरा भरा खेत है और हमारे पास एक रोलर है। इस रोलर की लंबाई हम ले लेंगे L और त्रिज्या ले लेंगे R। देखिए जो रोलर होता है उसके जो सिरे होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, तो रोलर एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलेगा जितनी वृत्त की परिधि होगी। तो यहाँ पर रोलर जब एक चक्कर चलता है तो वो आ जाएगा हमारा 2πr के बराबर। यहाँ पर देखिए हम रोलर का एक चक्कर लगवाते हैं। जब रोलर हमारा एक चक्कर लगाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा इतना जो भाग आया है सफ़ेद रंग का ये हमारा समतल हो जाता है। अब देखिए हमारा ये जो समतल भाग आया है सफ़ेद रंग का, इसकी जो लंबाई है वो उतनी ही होगी जितने हमारे रोलर की लंबाई है। रोलर की लंबाई हमने मानी है L, तो यहाँ पर हमारा ये जो समतल भाग है इसकी लंबाई भी L के बराबर आ जाएगी। इसके अलावा ये जो समतल भाग है इसकी चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी रोलर ने एक चक्कर में दूरी कवर की होगी। रोलर एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलेगा जितनी उसकी परिधि होगी, और परिधि होती है 2πr के बराबर। तो यहाँ पर इस समतल भाग की चौड़ाई आ जाएगी 2πr के बराबर।
तो अब देखिए, अगर हमें इस समतल भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारे इस समतल भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये हमारे एक आयत के आकार का है। तो यहाँ पर हमारे इस समतल भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr l के बराबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें रोलर की लंबाई और रोलर का व्यास या त्रिज्या क्यों दी हुई है। इसके अलावा देखिए, हमें रोलर के चक्कर दिए हुए हैं। अब देखिए, जब हमारा रोलर एक चक्कर लगाता है तो हमारा पूरा मैदान तो समतल हुआ नहीं है। तो हमारा मैदान कितने चक्कर में समतल होगा, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें रोलर के चक्कर भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मतलब होता है हमारे पास रोलर की लंबाई, रोलर का व्यास या त्रिज्या और रोलर के चक्कर का। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमने देखिए अभी सीखा है कि एक चक्कर में जो समतल क्षेत्रफल होता है वो 2πr l के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, हम 2 को ऐसे ही रखेंगे, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। हमको व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। अगर व्यास 84 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमारे पास ये सेंटीमीटर में आ रही है। अगर हम अपने क्वेश्चन की तीसरी लाइन पढ़ें तो वहां पर हमको जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ये रेट हमको वर्ग मीटर का दिया हुआ है। तो हम अपनी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 42/100 मीटर। इसकी गुणा कर देंगे लंबाई से। लंबाई हमको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 120/100 मीटर। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक चक्कर का क्षेत्रफल आ जाएगा 396/125 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये एक चक्कर का क्षेत्रफल आया है। हमें दे रखे हैं 500 चक्कर। तो यहाँ पर हम दोनों साइड 500 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 500 चक्रों का क्षेत्रफल आ जाएगा 396/125 गुणा 500। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, एक वर्ग मीटर का खर्च हमको दे रखा है 1.50 रुपये। हमारे पास आ रहे हैं 1584 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 1584 की गुणा कर देंगे 1.50 से। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास खर्च आ जाएगा 1584 गुणा 1.50। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल खर्च आ जाएगा 2376 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 427। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है। तो यहाँ पर हम पहले घन की भुजा को मान लेते हैं a1 और दूसरे घन की भुजा को मान लेते हैं a2। तो यहाँ पर देखिए, पहले घन की भुजा अगर a1 है तो पहले घन का आयतन हो जाएगा a1 की घात 3। और दूसरे घन की भुजा अगर a2 है तो दूसरे घन का आयतन हो जाएगा a2 की घात 3। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम दोनों घनों का आयतन को लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा a1 की घात 3 अनुपात a2 की घात 3। और ये अनुपात हमको दे रखा है 27:1। हमसे पूछा है भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हम दोनों का ले लेंगे घनमूल। तो हमारे पास a1 अनुपात a2 आ जाएगा 3:1। तो उनकी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 3:1। और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 428। घनाभ की भुजाएं 1:2:3 में है तथा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, हमें घनाभ की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3। जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसे वास्तविक बनाने के लिए उसमें x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम घनाभ की भुजाएं ले लेंगे 1x, 2x और 3x। इसके अलावा देखिए, हमें घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ पर हम 2 को ऐसे ही रखेंगे। 1x और 2x की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2x और 3x की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। और 1x और 3x की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल के। और पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दे रखा है 88। यहाँ पर हम 2 से 88 को काट लेंगे 44 बार। 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x स्क्वायर। तो 11x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 44 के। यहाँ पर हम 11 से 44 को काट देंगे 4 बार और दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2।
अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम घनाभ की भुजाएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घनाभ की भुजाएं आ जाएंगी 1x, x की जगह 2 आ जाएगा तो हमारे पास पहली भुजा आ जाएगी 2, दूसरी भुजा है 2x, x की जगह 2 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, तीसरी भुजा है 3x, x की जगह 2 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 2 यानी कि 6। तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ जाएंगी 2, 4 और 6। अब हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन आ जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 6, इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 429, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात है। यहाँ पर देखिए हमें बेलनों के आयतनों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर हम पहले बेलन के आयतन को ले लेते हैं V1 और दूसरे बेलन के आयतन को ले लेते हैं V2। अब यहाँ पर अगर हमने पहले बेलन के आयतन को V1 लिया है तो यहाँ पर हम पहले बेलन की त्रिज्या को ले लेते हैं R1 और पहले बेलन की ऊंचाई को ले लेते हैं H1। इसी प्रकार से जब हमने दूसरे बेलन के आयतन को V2 लिया है तो हम दूसरे बेलन की त्रिज्या को ले लेते हैं R2 और दूसरे बेलन की ऊंचाई को ले लेते हैं H2। अब देखिए अगर हम V1/V2 निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा। पहले बेलन की त्रिज्या हमको दे रखी है 2, 2 का वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और पहले बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमको 5, तो H1 की जगह आ जाएगा 5। इसको हम डिवाइड करेंगे R2 स्क्वायर H2 से। R2 हमको दे रखा है 3, दूसरे बेलन की त्रिज्या हमारे पास 3 है, 3 का वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और दूसरे बेलन की ऊंचाई हमको दे रखी है 3, तो H2 की जगह आ जाएगा 3। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4 गुणा 5 आ जाएगा 20 और 9 गुणा 3 आ जाएगा 27। 20/27 को जब हम अनुपात में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20:27। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 430, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है तथा उसका आयतन 924 घन मीटर है। पाई बराबर 22/7 मानते हुए इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ दे रखा है 264 वर्ग मीटर। हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे तो हमारे पास 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा एच, ये बराबर आ जाएगा 264 के। यहाँ से आर गुणा एच निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 के बराबर। इसके अलावा देखिए हमें बेलन का आयतन दे रखा है 924 घन मीटर। हमें पता है बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा एच बराबर 924। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर एच की वैल्यू आ जाएगी 42 गुणा 7। अब देखिए जो आर स्क्वायर एच है इसमें हम आर स्क्वायर को आर गुणा आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर गुणा आर एच बराबर 42 गुणा 7। आर एच की वैल्यू हम दूसरी लाइन से रख देंगे 42 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा आर गुणा 42 बराबर 42 गुणा 7। यहाँ पर 42 से 42 कट जाएगा तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 7 के बराबर। अब देखिए जो त्रिज्या 7 आई है इसकी वैल्यू हम रख देंगे दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन हमारे पास आर गुणा एच बराबर 42 है। यहाँ पर आर की जगह जब हम 7 रख देंगे तो हमारे पास ऊंचाई 6 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी 6 मीटर। अब देखिए हमसे पूछा है व्यास और ऊंचाई के बीच का अनुपात। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना और त्रिज्या आई है 7 मीटर। तो यहाँ पर व्यास हो जाएगा 14 मीटर के बराबर। तो देखिए 2r अनुपात h बराबर हो जाएगा 14:6। यहाँ से इन दोनों को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 7:3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 431, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 तथा उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो शंकु हैं और हमें यहाँ पर दो शंकुओं के आयतन और त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और हमसे ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। तो देखिए हम यहाँ पर पहले शंकु के आयतन को ले लेते हैं V1, पहले शंकु की त्रिज्या को ले लेते हैं R1 और पहले शंकु की ऊंचाई को ले लेते हैं H1। इसी प्रकार से हम दूसरे शंकु के आयतन को ले लेते हैं V2,
दूसरे शंकु की त्रिज्या को ले लेते हैं R2 और दूसरे शंकु की ऊंचाई को ले लेते हैं H2। तो देखिए अगर हम V1 अपॉन V2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइड बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पर 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, V1 अपॉन V2 की जगह आ जाएगा 2/3, ये बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 1, H1 को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे R2 स्क्वायर H2 से। R2 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 और H2 को हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से जब हम H1 अपॉन H2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 8/3। इसको जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 8/3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 432। यदि दो ठोस घनों के आयतनों में 27:64 का अनुपात है तब उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पर देखिए मैं दो घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है 27:64। घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है। तो यहाँ पर हम पहले घन की भुजा को मान लेते हैं A1 और दूसरे घन की भुजा को मान लेते हैं A2। अगर पहले घन की भुजा A1 है तो पहले घन का आयतन हो जाएगा A1 की घात 3। इसी प्रकार से अगर दूसरे घन की भुजा A2 है तो दूसरे घन का आयतन हो जाएगा A2 की घात 3। अब देखिए हमें A1 की घात 3 अनुपात A2 की घात 3 दिया हुआ है 27:64। यहाँ से अगर हम दोनों साइड का घनमूल लेंगे तो हमारे पास A1 अनुपात A2 आ जाएगा 3:4। अब देखिए हमारे पास दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात आ चुका है। अब हमसे पूछा है दोनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले घन की भुजा A1 है तो यहाँ पर पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a1 स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a2 स्क्वायर। यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा। A1 है हमारे पास 3, 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9 और A2 है 4, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 9:16। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 433। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात होगा। यहाँ पर देखिए हमसे अर्धगोले और शंकु के वक्र पृष्ठों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के फॉर्मूलों को लगा देते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2πr स्क्वायर अनुपात πrl। यहाँ पर देखिए πr से πr कट जाएगा तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 2r अनुपात l। अब देखिए हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कह रखा है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। अब देखिए अगर अर्धगोले और शंकु के आधार बराबर हैं इसका मतलब ये है कि इन दोनों के व्यास भी बराबर होंगे। अगर इन दोनों के व्यास बराबर हैं तो इन दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अब अगर इन दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो हम इन दोनों की त्रिज्या अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम त्रिज्या को मान लेते हैं 1। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर हो, उनकी मतलब अर्धगोले और शंकु की। अब देखिए अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या ही होती है और शंकु की ऊंचाई h होती है। तो यहाँ पर h और r बराबर हो जाएगी। हमने r को माना है 1 तो यहाँ पर h बराबर भी 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई आ चुकी है। अब यहाँ से अगर हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो l बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी √2। अब देखिए हमारे पास r और l की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको ऊपर अनुपात में पुट कर देंगे। तो देखिए अब 2r की जगह आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अनुपात में l है, l की वैल्यू आई है √2। दोनों को जब हम √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अनुपात √2:1। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 434। यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए तो दिए गए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से किस अनुपात में होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन में एक शंकु दिया हुआ है तो हम एक शंकु बना लेते हैं। अब देखिए जो शंकु है हमें इसका आयतन निकालना है। तो हम यहाँ पर इसकी त्रिज्या और ऊंचाई अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस शंकु की त्रिज्या को मानते हैं r और ऊंचाई को मानते हैं 3h।
ऊंचाई को 3h किस लिए मानते हैं, क्योंकि शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आता है 1/3, तो उसके डिवाइड में जो 3 होता है उससे 3 कट हो जाता है, इसलिए हम ऊंचाई को 3h मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस शंकु का आयतन निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह आ जाएगा 3h, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, ऊंचाई को 2 गुना कर देते हैं। ऊंचाई हमारे पास 3h है, 3h का दुगुना हो जाएगा 6h, त्रिज्या को हमें उतना ही रखना है तो त्रिज्या को हम r ही रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, फिर से इस शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन फिर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, इस बार h की जगह आ जाएगा 6h। अब यहाँ पर 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमसे पूछा है V1 अनुपात V2, तो यहाँ पर देखिए V1 की वैल्यू आई है पाई आर स्क्वायर एच और V2 की वैल्यू आई है 2 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, हमारे पास V1 अनुपात V2 आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 435, गोले ए तथा गोले बी की त्रिज्याएं क्रम से 40 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें गोले ए तथा गोले बी के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम गोले ए की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर और गोले बी की त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अनुपात स्मॉल आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर गोले ए की त्रिज्या दे रखी है 40, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 40 गुणा 40, और इसके अलावा हमें गोले बी की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10 गुणा 10। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अनुपात निकल करके आ जाएगा 16:1। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 436, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। छोटे घन तथा बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे छोटे घन तथा बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। यहाँ पर हम छोटे घन की भुजा को मान लेते हैं A1 और बड़े घन की भुजा को मान लेते हैं A2। अब हमसे इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6a1 स्क्वायर और बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6a2 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 6a1 स्क्वायर अनुपात 6a2 स्क्वायर। यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा। पहले घन की भुजाएं हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। बड़े घन की भुजाएं हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 1:25 और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 437, दो खोखले गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा 17.5 सेंटीमीटर है। दोनों गोलों को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादरों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे दोनों गोलों को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादरों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। जब भी देखिए हम धातु की चादर से किसी गोले को बनाएंगे तो हमें उतनी ही धातु की चादर की जरूरत पड़ेगी जितना गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। जैसे जब हम कपड़े से कोई आकृति का टेंट लगाते थे तो हमें उतने ही कपड़े की जरूरत पड़ती थी जितनी हमारी आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता था। अगर हम शंकुओं का टेंट लगाते थे तो हमें उतने ही कपड़े की जरूरत पड़ती थी जितनी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता था। और अगर हम बेलनाकार टेंट लगाते थे तो हमें उतने ही कपड़े की जरूरत पड़ती थी जितना बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता था। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर धातु की चादर की उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितना हमारे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो गोले हैं, तो यहाँ पर हम पहले गोले की त्रिज्या को ले लेंगे R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या को ले लेंगे R2। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों गोलों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। पहले गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर R1 स्क्वायर की जगह आ जाएगा 21 गुणा 21 और दूसरे गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 17.5, तो यहाँ पर R2 स्क्वायर की जगह आ जाएगा 17.5 गुणा 17.5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 36:25। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 438,
12 सेंटीमीटर व्यास वाली लेड धातु को पिघलाकर 3 गेंदें बनाई गई जिनकी त्रिज्या का अनुपात 3:4:5 है। सबसे छोटी गेंद की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हम एक गेंद को पिघला करके 3 गेंद बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक गेंद का आयतन 3 गेंद के आयतन के बराबर होगा। अब देखिए हम जो ये 3 गेंद बना रहे हैं इनकी त्रिज्या का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4:5। जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसे वास्तविक बनाने के लिए उसमें x से गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इन तीनों गेंद की त्रिज्या को मान लेंगे 3x, 4x और 5x। अब देखिए हमारी जो बड़ी गेंद है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन 4/3 पाई r की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि गेंद जो होती है वो गोले के आकार की होती है और गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो देखिए इस गेंद का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई r की घात 3 की जगह आ जाएगा 6 की घात 3 और 6 की घात 3 आ जाएगी 216। ये बराबर हो जाएगा 3 गेंद के आयतन के। अब देखिए जो 3 गेंद हमारी बनी है ये भी हमारी गोले के आकार की बनेंगी। इनका आयतन भी 4/3 पाई r की घात 3 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए जब हम 4/3 पाई कॉमन लेते हैं तो हमारे पास पहली गेंद का आयतन जो 4/3 पाई r की घात 3 आना था उसमें से 4/3 तो कॉमन आ चुका है। r की घात 3 हम जब करेंगे तो हमारे पास पहली गेंद की त्रिज्या है 3x। 3x का जब हम घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27x की घात 3। यहाँ पर देखिए x की घात 3 भी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हम 27 को ही रखते हैं, x की घात 3 को हम एंड में ले लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम दूसरी गेंद का आयतन निकालेंगे तो वो आता हमारे पास 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई कॉमन आ चुका है। दूसरी गेंद की त्रिज्या है 4x। 4 का जब हम घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 और x का जब हम घन करेंगे तो वो आ जाएगा x की घात 3। x की घात 3 कॉमन है तो वो हमने एंड में लिख लिया है। इसी प्रकार से तीसरी गेंद का आयतन जब हम निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई कॉमन है, r की घात 3 करेंगे यानी कि 5x का घन करेंगे, 5 का घन आ जाएगा 125 और x का घन आ जाएगा x की घात 3। यहाँ पर देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 27, 64 और 125 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। 216 से 216 कट जाएगा, x की पावर 3 बराबर आ जाएगा 1। दोनों साइड का घनमूल लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमसे पूछिए सबसे छोटी गेंद की त्रिज्या। सबसे छोटी गेंद की त्रिज्या हमने मानी है 3x, x की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ पर सबसे छोटी गेंद की त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 439। एक शंकु को आधार के समानांतर मध्य ऊंचाई से काटकर एक बाल्टी के रूप में काटा गया। शंकु के दोनों भागों के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं एक शंकु बना लेते हैं। अब हम इस शंकु की ऊंचाई को ले लेते हैं 2 के बराबर। 2 के बराबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इस शंकु को ऊंचाई के समानांतर मध्य से काटा जाता है। तो अगर हमें इसे मध्य से काटना है तो हमारी ऊंचाई 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम ऊंचाई को 2 के बराबर लेंगे तो ये बाद में कट करके 1 और 1 में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसलिए इसकी ऊंचाई को 2 के बराबर लिया है। अब देखिए अगर हमारी शंकु की ऊंचाई 2 है तो अगर हम यहाँ पर शंकु का आयतन निकालेंगे तो हम यहाँ पर ऊंचाई का घन कर देंगे। ऊंचाई का घन किस लिए करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर हमें शंकु की कोई भी एक भुजा दी हुई हो, अगर हमें ऊंचाई दी हुई है या तिर्यक ऊंचाई दी हुई है या आधार दिया हुआ है तो हम उसका घन करके शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास देखिए इस शंकु का आयतन आ जाएगा 8 के बराबर। अब हमसे कहा है कि इसको मध्य से कट करना है, तो हम इसको जब मध्य से कट करेंगे तो हमारे पास इसकी ऊंचाई 1 और 1 में डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो नीचे का भाग है ये बाल्टी नुमा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको अलग करके दिखा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो नीचे का भाग है ये बाल्टी नुमा भाग रह गया और ऊपर का भाग हमारा शंकु का रह गया है। अब देखिए अगर हम ऊपर वाले भाग का फिर से आयतन निकालेंगे तो फिर से हम ऊंचाई का घन कर देंगे। इस बार हमारे पास जो शंकु है उसकी ऊंचाई है 1 के बराबर, तो यहाँ पर v1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी क्योंकि एक का घन एक ही हो जाएगा। अब देखिए हम निकालते हैं ऊपर वाले शंकु के आयतन का अनुपात और नीचे वाली बाल्टी का अनुपात। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो नीचे वाली बाल्टी है हम इसके अनुपात को ले लेते हैं v2। तो यहाँ पर देखिए v1 की वैल्यू तो 1 है। अब हमारे पास जब ये शंकु पूरा था जिसकी ऊंचाई 2 के बराबर थी तो हमारा आयतन निकल करके आया था 8 के बराबर। अब इस 8 में से हमारा जो ऊपर वाला शंकु है इसका आयतन हम घटा देंगे। इसका आयतन आया है 1 के बराबर,
तो 8 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास बाल्टी नुमा भाग का आयतन रह जाएगा 7। तो यहाँ पर V1 अनुपात V2 आ जाएगा 1:7 और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 440, किसी वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जब देखिए हमने मेंसुरेशन टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो हमने वहाँ पर वर्ग के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने वहाँ पर क्या क्या पढ़ा था वो स्लाइड में आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा है a के बराबर। अगर वर्ग की भुजा a के बराबर है तो हमने वर्ग का विकर्ण √2a के बराबर पढ़ा है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में वर्ग का विकर्ण दिया हुआ होता है तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है d²/2। अब देखिए इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर हमारे वर्ग की भुजा a है तो हमारे अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाती है a/2 और बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाती है a/√2। तो यहाँ पर देखिए हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाहरी वृत्त की त्रिज्या को लेना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, आर की जगह आ जाएगा a/2 का वर्ग, a/2 का वर्ग हो जाएगा a²/4। इसका अनुपात निकालना है हमें परिवृत्त के क्षेत्रफल से। परिवृत्त का क्षेत्रफल भी πr² हो जाएगा। परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो है a/√2। a/√2 का जब वर्ग करेंगे तो वो आ जाता है हमारे पास a²/2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अनुपात निकल करके आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों किए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।